Hello everyone, welcome back to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to study right circular cylinder, which is from the chapter Surface Areas and Volumes of Class 10 NCERT Math. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 10 के इंपोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर को पढ़ने वाले हैं, यानी समवृत्त बेलन को पढ़ने वाले हैं। हम सभी ने इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में सरफेस एरियाज और वॉल्यूम को बहुत ही अच्छे से समझा था, और इसके साथ साथ हम सभी ने जितने भी यहाँ 3D सॉलिड दिए गए हैं, यानी जितने भी त्रिआयामी जो ठोस दिए गए हैं, उनमें से 2 3D सॉलिड क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही गहराई से समझा था। अब हम सभी इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम अगले 3D सॉलिड सिलेंडर यानी बेलन को समझेंगे, और इसी तरीके से उसके बाद कोन यानी शंकु को समझेंगे, और उसके बाद हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला को समझेंगे, फिर स्फीयर यानी गोला को समझेंगे। आइए हम सभी इस पार्ट 2 वीडियो में सिलेंडर यानी बेलन को समझते हैं। अब हम सभी राइट सर्कुलर सिलेंडर को समझेंगे, यानी समवृत्त बेलन को समझेंगे। सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर इसे क्यों बोलते हैं, यानी समवृत्त बेलन इसे क्यों बोलते हैं, सिंपल सिलेंडर क्यों नहीं बोलते हैं, यानी बेलन सिंपल क्यों नहीं बोलते हैं। इसे जानने से पहले हमें बेलन यानी सिलेंडर के मुख्य पार्ट यानी मेन पार्ट्स को जानना होगा, यानी मुख्य भाग को जानना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे इस सिलेंडर में रेडियस कहाँ होता है और कौन होता है। रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है, जिसे स्मॉल आर से शो किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर के टॉप पर एक सर्कुलर बेस है और एक बॉटम पर भी सर्कुलर बेस है, यानी इस बेलन के सबसे ऊपर भी एक वृत्ताकार आधार है और एक नीचे भी वृत्ताकार आधार है। सिलेंडर के जो ऊपरी टॉप बेस है उसका रेडियस ये है, यानी यहाँ है। आप देख सकते हैं, आप जानते होंगे पीछे क्लास में यहाँ पढ़े होंगे सर्किल के बारे में, वही सर्किल दोनों साइड में सिलेंडर के मौजूद है, यानी सिलेंडर के ऊपर भी एक सर्किल है और एक नीचे भी मौजूद है। इस सर्किल का आपको जानते हैं कि यहाँ सेंटर होता है, और ऐसे अगर हम इसके सर्कमफ्रेंस से मिला दें तो वो बन जाता है रेडियस। तो ये आप देख सकते हैं इस सिलेंडर के टॉप पे जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस ये है, और बॉटम में जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस ये है। आप देख सकते हैं, इसी को स्मॉल आर बोलेंगे, ठीक है। यानी इस बेलन के ऊपरी वृत्ताकार जो आधार है उसका त्रिज्या ये है, और निचला जो वृत्ताकार आधार है उसका त्रिज्या ये है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि रेडियस कहाँ है और किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे हाइट, इस सिलेंडर का हाइट यानी ऊंचाई, जिसे स्मॉल एच से शो करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस सिलेंडर के जो 2 सर्कुलर बेस हैं, इसके अंदर जो सेंटर है, इस सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो साइड है या जो लाइन है, उसी को हम इस सिलेंडर का हाइट कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं, जिसे स्मॉल एच से शो किया जाता है। यानी सर्कुलर बेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसी को हम एक्सिस या धुरी भी कहते हैं, और इसी ऊर्ध्वाधर जो रेखा है इसी को हम सिलेंडर यानी बेलन का ऊंचाई भी कहते हैं। तो बेलन के 2 वृत्ताकार जो आधार हैं उसके अंदर जो केंद्र है, उस केंद्र को मिलाने वाला जो रेखा है, उसी रेखा को हम धुरी कहते हैं, और इसी धुरी को ही हम हाइट यानी ऊंचाई कहते हैं, जिसे स्मॉल एच से शो करते हैं। यानी यही आपका जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, यही इस सिलेंडर यानी बेलन का ऊंचाई है। आप समझ चुके होंगे ऊंचाई किसे कहते हैं। और एक्सिस के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया हूं पहले ही, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। एक्सिस का मतलब लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बोथ सर्कुलर बेसेस, दोनों वृत्तीय आधारों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को हम एक्सिस कहते हैं, यानी धुरी कहते हैं। यानी इस वृत्ताकार जो आधार है उनके जो केंद्र हैं, उन केंद्र को जोड़ने वाली जो रेखा है, इसी को हम एक्सिस या धुरी कहते हैं। यानी इस सिलेंडर के जो 2 सर्कुलर बेस हैं, इनके जो सेंटर है, इन सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को एक्सिस कहा जाता है, और इसी को हम हाइट भी कहते हैं, यानी सिलेंडर का यह ऊंचाई भी है। यही आपको एक्सिस जो इस रेडियस के साथ जो रिलेशन बनाता है, यहीं पे छुपी हुई है बात राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर इसे क्यों बोलते हैं, सिंपल सिलेंडर क्यों नहीं बोलते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ जानना है कि सिलेंडर को हम सिलेंडर क्यों नहीं कहते हैं, या बेलन क्यों नहीं कहते, इसे समवृत्त बेलन क्यों कहते हैं, या राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो आप रेडियस देख रहे हैं इस दोनों सर्किल के, इसे ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन है, जिसे हम एक्सिस कर रहे थे, या हाइट है, जो सिलेंडर का हाइट है, या लाइन, इन दोनों रेडियस जो सर्किल का है उसके साथ यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेस के जो रेडियस है उनके साथ यह जो हाइट है सिलेंडर का, या जो एक्सिस है, या 90 डिग्री का एंगल इनके साथ बनाता है, या कह सकते हैं कि दोनों रेडियस के साथ यह लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए इस सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर या समवृत्त बेलन कहते हैं। आप समझ चुके होंगे क्यों हम बोलते हैं। आइए हम इसके बारे में अब जानते हैं। A right circular cylinder is a solid having 2 circular bases, top and bottom, one curved surface joining them, axis perpendicular to the circular base। यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एक ऐसा सॉलिड है जिसमें 2 सर्कुलर बेस होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यानी एक समवृत्त बेलन एक ऐसा ठोस है जिसमें 2 वृत्ताकार आधार होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यानी एक समवृत्त बेलन एक ऐसा बेलन है जिसमें एक ऊपर वृत्ताकार आधार होता है और एक नीचे वृत्ताकार आधार होता है।
ये यहाँ बोला जा रहा है। और दूसरा बोला जा रहा है कि सिलेंडर में यानी बेलन में एक कर्व सरफेस भी होता है, यानी इस बेलन के अंदर एक वक्र पृष्ठ भी होता है, ये वक्र सतह भी होता है। ये जो आप राउंड वाला देख रहे हैं जो चारों तरफ से गोल होता है, आप छूते होंगे। आपके घर में सिलेंडर टाइप के बहुत सारे बोतल हो सकते हैं, या आपके जो एलपीजी गैस आता है वो भी लगभग सिलेंडर के शेप में होता है। तो उसके चारों तरफ छूएंगे तो चारों तरफ से गोल होता है, तो जहां जहां आप टच कर सकते हो उसके चारों तरफ जहां जहां आप छू सकते हैं उसी सतह को हम कर्व सरफेस कहते हैं। तो इसके एक कर्व सरफेस होगा, यानी एक वक्र पृष्ठ होगा। दूसरा, इसमें एक एक्सिस होंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे सर्कुलर बेस के साथ, यानी इसकी धुरी होगी जो वृत्तीय आधार के लंबवत होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। यानी एक एक्सिस होगी ये वाला लाइन, जिसे हम हाइट बताएं आपको, ये एक्सिस ये दोनों त्रिज्याओं के साथ लंबवत होगी, जिसे हम एक्सिस कहेंगे यानी धुरी कहेंगे। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर के अंदर तीन चीजें होंगे। एक तो बेलन के ऊपरी और निचली जो वृत्ताकार आधार होगी। दूसरा, इसमें वक्र पृष्ठ होगा, मतलब इसमें एक वक्र सतह होगा यानी कर्व सरफेस होगा। उसके साथ साथ इसमें एक्सिस होगी, यानी दोनों वृत्ताकार जो आधार है उनको जोड़ने वाली लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। यानी बेलन के जो दो सर्कुलर बेस हैं उनको उनके अंदर जो सेंटर है उसे जोड़ने वाली जो लाइन है उसे हम यहाँ एक्सिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं यहाँ तक कि ये क्या है, और मैंने मेन पार्ट्स भी बता दिया और राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं और इसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो अब आइए हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूला को देखते हैं। हम यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, यानी सिलेंडर के कुछ हमारे दैनिक जीवन में एग्जांपल देख सकते हैं कि सिलेंडर टाइप के क्या क्या चीज आप देख सकते हैं अपने अगल बगल में या आसपास। यानी आप अपने आसपास के एनवायरमेंट में सिलेंडर के शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो आपने आसपास में वाटर टैंक अगर आप देखे होंगे, पानी की जो टंकी जो आपके छत के ऊपर लगाया जाता है नीचे घरों के अंदर, टैप के द्वारा, नल के द्वारा या पाइप के द्वारा वाटर को सप्लाई करने के लिए जो घर के ऊपर जो टंकी लगे होते हैं वाटर टैंक, वे एक्चुअली किस शेप के होते हैं, तो सिलेंडर शेप के ही होते हैं। उसके अलावा आप पाइप देखेंगे वो भी किस शेप के होते हैं, तो सिलेंडर टाइप के होते हैं। आपके घर में गैस सिलेंडर जो देखेंगे जिसपे आपका खाना बनता है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस सिलेंडर भी किस शेप का होता है, तो वो भी सिलेंडर टाइप का ही होता है। इसके अलावा आप ड्रम देखोगे जिसके अंदर आप बहुत सारा ग्रेन्स को स्टोर करते होंगे। आपके फैमिली में जो पेरेंट्स आपके खेत से जो आपको अनाज आता होगा यानी राइस या व्हीट, उसे स्टोर करने के लिए ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रम का भी पूरी तरह से शेप सिलेंडर टाइप का ही होता है। तो ये चारों ऑब्जेक्ट आप जरूर देखेंगे जो सिलेंडर टाइप के ही होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट आप देखते होंगे जो सिलेंडर टाइप के शेप के होते हैं। यानी यहाँ तक कि आपके किचन में बहुत सारे ऐसे बोतल होंगे जो कि सिलेंडर के शेप के होंगे। तो आप और भी आप चीजें देख सकते हैं। मैंने आपको आइडिया लगाने के लिए बस इतना शेप को बता दिया, बस आपको समझाने के लिए मैंने इतना शेप दिया। इसके अलावा आप बहुत सारे शेप के बारे में सोच सकते हैं खुद से। सबसे पहले हम फॉर्मूला में यानी सूत्र में सर्कुलर बेस एरिया यानी वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल देखेंगे। यानी आपको पता है इस बेलन में दो वृत्तीय आधार है, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों वृत्तीय आधार का हम क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी ऊपर जो सिलेंडर का टॉप का जो सर्कुलर बेस है इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसकी फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। और फिर जो नीचे जो आपका इस सिलेंडर का जो बेस एरिया है उसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। इस सिलेंडर के जो टॉप पे मौजूद जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया निकालेंगे तो भी पाई आर स्क्वायर होगा। और इस सिलेंडर के नीचे जो सर्कुलर बेस है इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो इसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। यह यहाँ कहा जा रहा है। आपको पता है आप छोटे क्लास में ही पढ़ेंगे, सर्किल का एरिया अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन सर्किल के चारों तरफ जो ये लाइन है इसकी अगर हम मेजर करते हैं या इसके मापन करते हैं तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। आपको याद होगा 2 पाई आर होता है, 2 गुना पाई गुना आर यानी रेडियस। और इसके अंदर का हम अगर पार्ट को हम अगर निकालते हैं यानी इसके एरिया को हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ लगाया है क्योंकि सिलेंडर में भी दो सर्किल हैं, एक ऊपर टॉप पे है और एक नीचे यानी बॉटम में है। यानी इस बेलन के अंदर भी दो वृत्तीय आधार हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तब आइए हम देखते हैं सिलेंडर के सीएसए कैसे निकालेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू आर इंटू एच, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच। यानी अगर हम सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ आर आपको पता ही है ये रेडियस है सिलेंडर का, जो दो जगह है, एक ऊपर है रेडियस एक नीचे है, दोनों रेडियस इक्वल होते हैं क्योंकि एक ही सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेस है, दोनों सर्कुलर बेस सेम है तो इनके रेडियस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसीलिए यहाँ आर लिया गया है। और एच मतलब ये सिलेंडर की ऊंचाई है यानी इसका हाइट है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है जिसे हम एक्सिस बोल रहे थे, इसी हाइट की जो लेंथ दी होगी उसे हम हाइट कहेंगे, सिलेंडर का ऊंचाई कहेंगे, तो उसको यहाँ रखेंगे। यानी 2 पाई आर एच में 2 इंटू पाई इंटू आर, आर यानी ये रेडियस हो गया जो यहाँ रखेंगे, इंटू एच जो है ये है जो ये लंबाई है ऊर्ध्वाधर लंबाई, अनुर्ध्वाधर जो रेखा है यानी धुरी है, इसी को हम ऊंचाई बोलेंगे सिलेंडर का। इसकी जो भी लेंथ दी गई है उसे रख देंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सिलेंडर यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या सीएसए निकल जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि पाई की दो वैल्यू होती है, एक 22/7 और एक होती है 3.14, लेकिन दोनों का यूजेज अलग अलग किस्म होता है। पाई की जो वैल्यू 22/7 है यह जनरल वैल्यू है, यानी इसे हम जनरली सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे जहां भी पाई आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस में लिखा हो टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 तो वहां उस क्वेश्चन में हम सभी
पाई की वैल्यू जो है 3.14 रखते हैं। मतलब जब तक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए ना कहे तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। यानी जनरली आपको जब क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, लेकिन जब क्वेश्चन में कहे 3.14 लेने के लिए तो आपको पाई की वैल्यू वहाँ 3.14 ही लेना है, 22/7 नहीं लेना है। आप समझ चुके हैं पाई की वैल्यू फिक्स्ड है और 2 तो फॉर्मूला का है, और आर यहाँ आपको पता है सिलेंडर में 2 जगह है और हाइट ये है। सिलेंडर का हाइट ये है, ये रेडियस हो गया। इन्हें अगर हम रख दें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो सिलेंडर का क्या निकल जाएगा, सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब हम समझेंगे यहाँ सीएसए एक्चुअली कैसे निकालते हैं। एक्चुअली हम सिलेंडर का जब सीएसए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसमें हमें क्या शामिल करना है, यानी इस सिलेंडर के कौन पार्ट को शामिल करना है, कौन पार्ट को शामिल नहीं करना है। तो इंक्लूड में शामिल करना, एक्सक्लूड में नहीं शामिल करना। तो हमें ओनली कर्व पार्ट को ही शामिल करना है और टॉप और बॉटम जो सर्कुलर बेस है उन्हें शामिल नहीं करना है। जब भी आप सिलेंडर का सीएसए निकाल रहे होंगे तो ऊपर वाला जो सर्कुलर बेस है इसके एरिया को और नीचे वाला जो बॉटम में सर्कुलर बेस है इसके एरिया को, दोनों को हमें एरिया को शामिल नहीं करना है। शामिल किसे करना है, तो इसके सिर्फ वक्र भाग जो है, यानी सिर्फ जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, यानी सिर्फ वक्र जो पार्ट है, सिर्फ जो वक्र भाग है उसी को हमें शामिल करना है। यानी सिलेंडर को आप जरूरी देखेंगे उसके चारों तरफ जो गोल हिस्सा होता है उसके चारों तरफ जो छूते होंगे तो राउंड आप शेप को फिल करते होंगे, उसी जहां जहां आप सिलेंडर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसके चारों तरफ उस एरिया को ही सिर्फ शामिल करना है। सिलेंडर के टॉप पर जो मौजूद जो सर्कुलर बेस है और बॉटम में सर्कुलर बेस है इसके एरिया को हमें शामिल नहीं करना है। सिर्फ इसके जो वक्र भाग है यानी जो कर्व पार्ट है उसी को हमें शामिल करना है। कब, जब हम सिलेंडर यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं या कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए निकाल रहे हैं। आप वक्र भाग तो समझ चुके हैं। सिलेंडर एकदम गोल होता है, आप देखेंगे चारों तरफ से इसके सतह को जहां जहां आप टच कर सकते हैं उस सारे टच किए गए सतह को जहां आप इसे छू सकते हैं, ऊपर वाले बेस को छोड़कर और नीचे वाले बेस को छोड़कर उस सतह को क्या कहा जाता है, कर्व पार्ट यानी कर्व सरफेस एरिया कहा जाएगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सिलेंडर का सीएसए निकाल रहे हो या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो ऊपर वाले सर्कुलर बेस का एरिया और नीचे वाले सर्कुलर बेस एरिया नहीं शामिल करना है। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या सीएसए का फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो जब आपसे लेवलिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रैपिंग एंड लपेटने का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेंटिंग कर्व पार्ट ओनली यानी केवल वक्र भाग को पेंट करने की बात की जाएगी, तो वहां आपको सिलेंडर का सीएसए फॉर्मूला लगाना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, यानी 2πRH फॉर्मूला लगाना है। आप रोड बनते हुए जरूर देखेंगे बहुत सारे मशीन इस्तेमाल होते हैं, उनमें एक देखिएगा कंक्रीट को बिछाने के बाद उसे लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए एक मशीन आता है जिसके आगे वाला हिस्सा एकदम आपको सिलेंडर टाइप का ही लगा होता है जो गोल गोल घूमता है। इसके जो सतह होते हैं जो गोल गोल घूम रहा है तो कितना सतह इसने कवर किया उसे लेवल करने के लिए उसे निकालना हो तो हमें सीएसए का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी 2πRH फॉर्मूला लगाना होगा। इसी को यहाँ बोला जाए लेवलिंग। और कोई सिलेंडर टाइप की चीज़ है उसके चारों तरफ कुछ रैपिंग कर रहे हैं, लपेट रहे हैं कुछ, तो इसके सतह पर जहां जहां आप लपेटेंगे वो सतह भी सीएसए ही होगा, यानी उसमें भी हम सीएसए फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। और इसके सिर्फ वक्र भाग यानी ऊपर वाला जो सर्कुलर बेस है और नीचे वाला जो सर्कुलर बेस है दोनों के बेस को शामिल नहीं करना है और सिर्फ इस पे आपको पेंटिंग करना है, यानी रंगाई करना है। तो उस केस में आपको सीएसए का फॉर्मूला लगाना है, यानी सिलेंडर के ऊपरी जो वृत्तीय आधार है उसके क्षेत्रफल को शामिल नहीं करना है और निचले जो वृत्तीय आधार है इसके क्षेत्रफल को शामिल नहीं करना है, सिर्फ इसके वक्र भाग पर ही हमें पेंट कराना है। तो इस तरह के केस में हम सभी को बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा। आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सीएसए क्या होता है और किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे। और जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का निकाल रहे होंगे तो किस अंगों को, किस हिस्से को शामिल करेंगे और किस हिस्से को शामिल नहीं करेंगे। आइए हम सभी आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसे शॉर्ट में टीएसए कहेंगे, तो नाम से ही पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया जब भी आपको बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसमें हमें ऊपर के जो टॉप सर्कुलर बेस है उसके एरिया को भी और बॉटम के जो सर्कुलर बेस है उनके एरिया को भी और उसके साथ साथ जो कर्व पार्ट है इसके जो वक्र पार्ट है इसके एरिया को भी हमें अगर शामिल कर दें, यानी जोड़ दें तीनों को, यानी इसको जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, सिलेंडर का टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये यहाँ लिखा गया है, इसका फॉर्मूला होता है 2πR × H+R, यानी सिलेंडर का टीएसए निकालना है तो 2 × पाई × R × H+R, यानी H+R को ऐड करके 2πR में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब हमें टीएसए निकालना है तो एक्चुअली हमें इसमें क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना है, तो इसमें आपको सारे चीज को शामिल करना है, नहीं शामिल करने वाला कोई चीज है ही नहीं। जब आप टीएसए निकाल रहे होंगे सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे, यानी सिलेंडर का टीएसए निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें हमें वक्र भाग जो है इसके उसके एरिया को भी हमें शामिल करना है, इसके साथ साथ ऊपर जो टॉप में सर्कुलर बेस है उसके एरिया को भी शामिल करना है, उसके साथ बॉटम में जो सर्कुलर बेस है इसके एरिया को भी शामिल करना है। यानी तीनों एरिया को लेकर अगर हम ऐड कर लें, यानी ऊपर वाला भी, बीच वाला भी और नीचे वाला भी, यानी इसके टॉप पार्ट के एरिया को भी शामिल कर लें और ऊपर के टॉप सर्कुलर बेस को भी शामिल कर लें और नीचे वाले को भी शामिल कर लें, बॉटम वाला सर्कुलर एरिया को, तो क्या निकल जाता है, सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए निकल जाता है। ये यहाँ कहा जा रहा है टीएसए इज यूज्ड व्हेन एंटायर सिलेंडर इज कवर्ड और पेंटेड, यानी हमें
सिलेंडर के टीएसए का इस्तेमाल तब करना है जब पूरे सिलेंडर को कवर करना हो, पूरे सिलेंडर को ऊपर से नीचे तक कवर करना है या पूरे सिलेंडर को पेंट करना है। यानी हमें टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का यानी बेलन का तब इस्तेमाल करना है जब बेलन को पूरी तरह से ढकना हो या पूरी तरह से बेलन को पेंट करना हो, तो हमें उसमें टीएसए का फॉर्मूला लगाना है। आइए हम सभी जान लेते हैं ये फॉर्मूला टीएसए का 2πr × h + r कैसे आया। तो मैं आपको निकाल के यहाँ दिखाता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया। टीएसए में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ऊपर वाला जो टॉप का सर्कुलर बेस है यानी ऊपरी जो वृत्ताकार आधार है उसके एरिया को भी और नीचे वाला जो वृत्ताकार आधार है उसके एरिया को भी शामिल करना है, अब प्लस इसके वक्र सतह को भी शामिल करना है यानी सीएसए को भी शामिल करना है। तो यानी फॉर्मूला होगा, इसको अगर हम निकालें टीएसए को तो होगा πr² + 2πrh, यानी आपका फॉर्मूला होगा। यानी एक बार ऊपर वाला सर्कुलर बेस का एरिया निकालेंगे तो πr², एक बार नीचे वाला का निकालेंगे तो πr², और ये वक्र सतह का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एक्चुअली हम सीएसए निकाल रहे हैं ना, इसका फॉर्मूला रख देंगे ये वाला 2πrh। अब यहाँ देख सकते हैं πr², यहाँ इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पहले 1 है तो 1πr² कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 2πr² हो जाएगा प्लस 2πrh पहले से है। आपको पता है दोनों में 2 है और दोनों में पाई है, तो दोनों में 2 और पाई कॉमन हो जाएगा, और आर यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, और एच दोनों में नहीं है तो एच दोनों में नहीं, जो दोनों में नहीं होता उसे कॉमन नहीं करते हैं। तो आर यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो 1 बार हम कॉमन कर लेंगे। तो हम यहाँ 2 और पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया और 2 आर में से 1 आर चला गया तो 1 आर बच गया, प्लस यहाँ भी 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया और आर से आर कट गया तो क्या बच गया एच। इसी को हमने सीधा करके यहाँ लिख दिया है 2πr × h + r। आपको पता है ना ऐड में h + r लिखे हैं या r + h लिखे, बात दोनों सेम ही है। आपको पता है ना h में r को जोड़े, 4 को h में जोड़े, ऐड में जो है ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 3 + 2 लिखे हैं या 2 + 3 लिखे हैं, दोनों की वैल्यू 5 ही आएगा, ये यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ हमने r + h है उसी को h + r लिख दिया, जो हम यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं। तो आपको कैसे आया फॉर्मूला मैंने बता दिया कि टीएसए कैसे आया है। तो आपको सीएसए अगर पता है और इसका सर्कुलर बेस का एरिया पता है, यानी दोनों सर्कुलर जो बेस है उनके एरिया को प्लस इसके कॉप पार्ट यानी सीएसए को हम ऐड कर दें तो आपको टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए निकल जाता है, यानी सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि 2πr × h + r कैसे आया, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए सारा लिखा है इसलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, तब मैं आपको आगे की चीज़ों को समझाता हूँ। हम सभी सिलेंडर यानी बेलन के अगले पार्ट को समझेंगे जो कि है वॉल्यूम यानी आयतन, यानी हम सभी सिलेंडर के आयतन समझेंगे यानी वॉल्यूम को समझेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h यानी पाई × r² × h, यानी पाई × r² को r × r लिख सकते हैं × h, यानी पावर 2 बताता है r 2 बार मल्टीप्लाई, यानी रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करके यानी पाई की वैल्यू रख देंगे और 2 बार r की वैल्यू रख के और h से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ गया। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे। आपको पता है मैंने बताया था कोई भी सॉलिड अपने अंदर जितना जगह रखा रहता है उसके अंदर जितना जगह अवेलेबल होता है किसी लिक्विड या मटेरियल को रखने के लिए, यानी एक सॉलिड के अंदर जितने स्पेस अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर हमको लिक्विड या मटेरियल को रख सकते हैं उसी स्पेस को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी सिलेंडर के अंदर जितना हम चीज़ें इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या अदर मटेरियल हो, तो उस अवेलेबल स्पेस को ही हम सिलेंडर का क्या कहेंगे वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे πr²h। ये सारे आपको फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना होगा, जब भी आपको क्वेश्चन बनाने होंगे तो इन सारे फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी। सिलेंडर का जो सीएसए वाला फॉर्मूला है, टीएसए वाला फॉर्मूला जो वॉल्यूम है, ये तीनों फॉर्मूला को आपको बाय हार्ट यानी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में सारे के इस्तेमाल होंगे और वहाँ फॉर्मूला ही इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब मैं पूरे 3D सॉलिड का कंसेप्ट दे दूंगा तो उसके बाद हम सभी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आर एस अग्रवाल में भी जो एक्सरसाइजेज होंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के उनको भी सॉल्व करेंगे, तो वहाँ सारे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो आपको इस वॉल्यूम का इस्तेमाल किस तरह के क्वेश्चन में करना है यही लिखा गया है, यूज्ड इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग, यानी प्रश्नों में उपयोग होता है। यानी वॉल्यूम का इस्तेमाल किस तरह के प्रश्नों में होगा, तो कैपेसिटी यानी धारिता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें इस्तेमाल होगा। फिलिंग लिक्विड यानी द्रव भरने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें इस्तेमाल होगा। फिर रिकास्टिंग सॉलिड यानी ठोसों का पुनर्गठन करना हो तो उनमें वॉल्यूम का इस्तेमाल होगा। फिर टैंक प्रॉब्लम यानी टैंक से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनमें आपका वॉल्यूम का इस्तेमाल होगा सिलेंडर के, यानी बेलन के आयतन का इस्तेमाल इन सारे तरह के प्रॉब्लम में इस्तेमाल होगा। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसके अंदर जितने भी चीजें आप भर सकते हैं या रख सकते हैं, तो जो स्पेस अवेलेबल होगा उस स्पेस को निकालना ही सिलेंडर का आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। और यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये जब क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो वहाँ कन्वर्सन में काम आएगा। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो आप समझ चुके हैं पूरी तरह से मैंने आपको सिलेंडर के बारे में समझा दिया कि सिलेंडर एक्चुअली क्या होता है, इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं, इसके मेन पार्ट्स भी बता दिए और इसके जितने फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूला मैंने बता दिया। आपको सर्कुलर बेस एरिया जो होता है सर्कल का जो एरिया वो भी मैंने यहाँ लिखा है, फिर सीएसए भी बता दिया, टीएसए बता दिया और इस सिलेंडर के वॉल्यूम यानी आयतन बता दिया। इस तरह से मैंने कंप्लीट सिलेंडर के बारे में फॉर्मूला के बारे में यानी सिलेंडर के जितने भी पॉसिबल यानी संभवतः जितने भी फॉर्मूला है मैंने उसे आपको बता दिया है। अब आइए हम सभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो मैंने फॉर्मूला से संबंधित जितने भी फॉर्मूला बन सकते थे सिलेंडर के मैंने सारे फॉर्मूला को आपको बता दिया है। तो आइए हम सभी इसके आगे वाले चीजों को देखते हैं। अब आपको अगला सिलेंडर के बारे में लिखा है, यदि आपको ओपन सिलेंडर प्रॉब्लम पूछा जाए यानी खुला बेलन के प्रश्न आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस में
क्या होता है कि जब खुला यानी ओपन सिलेंडर की बात करेगा तो टॉप ओपन होगा, यानी सिलेंडर का यदि टॉप ओपन है यानी ऊपरी जो हिस्सा है वो खुला है, तो वहां आपको उस बेलन का सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा। जब आपको सिलेंडर बोले ऊपर से ओपन हो यानी ओपन सिलेंडर की बात करें यानी टॉप अगर खुला हुआ है सिलेंडर का यानी ये वाला पार्ट खुला है, तो इस टॉप वाले सर्कुलर बेस एरिया को हमें शामिल नहीं करना है। किसे किसे शामिल करना है इस तरह क्वेश्चन में, तो बॉटम वाला जो सर्कुलर बेस एरिया है उसके एरिया को शामिल करना है, फिर इसके जो कर्व पार्ट है सी से यानी कर्व सरफेस एरिया को शामिल करना है। दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं इसके या इसके, तो इसके ओपन सिलेंडर के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी ओपन सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो यानी हमें जब ऊपर से खुला हो सिलेंडर तो उसमें फॉर्मूला लगाना है। ऊपर से खुला है मतलब ऊपर वाले जो सर्कुलर बेस एरिया यानी वृत्ताकार जो आधार है उसके क्षेत्रफल को शामिल नहीं करना है। नीचे वाला यानी बॉटम वाला जो सर्कुलर बेस एरिया है नीचे वाला वृत्ताकार आधार है उसके क्षेत्रफल को शामिल करना है, और इसके कर्व सरफेस एरिया यानी सी से यानी इसके कर्व पार्ट को शामिल करना है, इसके एरिया को शामिल करना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ओपन सिलेंडर के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा। इसलिए मैंने नीचे वाला को शामिल किया, इसलिए लिखा है पाई आर स्क्वायर प्लस इसके सी से क्या होता है ऑलरेडी मैंने ऊपर ही बताया है 2 पाई आर एच होता है, यानी इसके कॉप पार्ट का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच होगा। अगर सिलेंडर टॉप से ओपन है तो उसका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में ये लगाकर हम बना लेंगे। यदि बॉटम अगर ओपन है यानी बोला जा रहा है सिलेंडर का नीचे वाला ओपन है तो नीचे थी ऊपर वाला क्लोज होगा, तो ऊपर वाला बंद होगा, तो ऊपर वाला हमें अब शामिल करना है और नीचे वाले को अब शामिल नहीं करना है, और इसके कॉप पार्ट को फिर शामिल कर देना है, तो सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो ऊपर वाला का फिर ऊपर वाला तो शामिल करना है कि नीचे सिलेंडर खुला हुआ है ना बॉटम से, तो इस वाले पार्ट को शामिल नहीं करना है, लेकिन इस वाले पार्ट को शामिल करना है और इस वाले पार्ट को शामिल करना है। तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, इसका आता है 2 पाई आर एस। तो फिर से सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो जब बेलन यानी सिलेंडर ऊपर से खुला हो, टॉप से खुला हो और बॉटम नीचे से भी खुला हो, तो दोनों में सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर दोनों खुला है, मान लीजिए ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि सिलेंडर ऊपर से भी खुला है यानी टॉप से भी खुला है यानी बॉटम मतलब नीचे से भी खुला है, तो दोनों खुला है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला भी जो सर्कुलर बेस एरिया है इसके भी एरिया को शामिल नहीं करेंगे, और टॉप वाला जो सर्कुलर बेस एरिया है इसको भी शामिल नहीं करेंगे। मतलब अगर सिलेंडर ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है तो ऊपर वाले वृत्ताकार आधार को भी शामिल नहीं करेंगे और नीचे वाले वृत्ताकार आधार को भी शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ किसको शामिल करेंगे, तो ये कर्व पार्ट को ही शामिल करेंगे, यानी एक्चुअली हमें सी को शामिल करना है, यानी एक्चुअली इसका सी ही निकलेगा। सी मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऊपर वाला जो सर्कुलर बेस एरिया है और नीचे वाला जो सर्कुलर बेस एरिया इसको छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है सी। तो यदि आपको क्वेश्चन में बोले कि सिलेंडर दोनों साइड से ओपन है यानी टॉप से भी ओपन है और बॉटम से भी, यानी ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, तो उस केस में आपको सिर्फ सी फॉर्मूला लगाना है और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर एस लगाना है। तो आप समझ चुके हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, यानी आपको यहाँ बताया जा रहा है क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अब सिलेंडर रिकास्ट इनटू अनदर सॉलिड, मान लीजिए बेलन को हम अन्य सॉलिड में बदलते हैं, यानी सिलेंडर को हमने पिघलाकर दूसरे सॉलिड में बदल दिया, जैसे हेमिस्फीयर में बदल दिया या कोन में बदल दिया या क्यूब में बदल दिया, क्यूबॉइड में बदल दिया, तो क्या होगा। तो यूज वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, आपको उस समय हमें आयतन संरक्षण सिद्धांत का उपयोग करना है, यानी आपको वॉल्यूम बिफोर यानी बदलने से पहले का वॉल्यूम यानी आयतन, यानी बदलने से पहले का आयतन, वॉल्यूम आफ्टर यानी बदलने के बाद का आयतन बराबर होगा। यानी अगर हमने सिलेंडर को अगर हमने इसे पिघलाकर अगर हम इसे कोन में बदल दिए, कैसे बदल दिए कोन में, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि आपने इस जो सिलेंडर को आपने पिघलाकर इसमें जो बदला है इसमें जितना मटेरियल होगा उसी मटेरियल को ही ना इस्तेमाल करके आपने इसे कोन बनाया है। आइए मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ सिलेंडर बनाया और इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया कोन में, ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है इसमें जितना आपने जो मटेरियल हो इसी को पिघलाकर ही ना इतना ही मटेरियल का इस्तेमाल करके आपने इसे कोन बनाया होगा, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी इसके बराबर होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ कोन की, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। आप सभी याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ कोन। मान लीजिए आपने सिलेंडर को कोन में ना बदल के आपने इसे स्फीयर में बदल दिया, कैसे बदल दिया, या हेमिस्फीयर में बदल दिया, तो हेमिस्फीयर में मैंने बदल दिया, तो आपने हेमिस्फीयर में बदला तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के, यानी हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होगा उसको लगाएंगे वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा और सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला उसे अगर हम लिख कर आपस में इक्वल कर देंगे तो वो स्थिति आपको हो जाएगी। तो दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे, यही बताया जा रहा है। और ये क्वेश्चन में ऐसे इस्तेमाल होते हैं जब इन्हें हमें कंपेयर करके कोई चीज़ निकालना होता है, यानी इस तरह क्वेश्चन तब दिए जाते हैं रिकास्टिंग वाले प्रॉब्लम या मेल्टिंग वाले प्रॉब्लम तब दिए जाते हैं जब हमें कंपेयर करके किसी का वैल्यू निकालना हो, यानी उसे पिघलाने से पहले जो उस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा पिघलाने के बाद जो सॉलिड बनेगा उसकी वॉल्यूम आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आप समझ चुके हैं यहाँ तक, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखा कि सिलेंडर है यानी बेलन, इसे हमने रिकास्ट करके कैसे बना दिया, स्फीयर बना दिया गोला, तो वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा वह बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। उसी तरह अगर सिलेंडर को मान लीजिए आपने कोन में बदल दिया, वॉल्यूम जो बेलन का होगा वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा, ये कहा जा रहा है। यानी आपको हमेशा दोनों यानी बदलने से पहले जो सॉलिड होगा उसकी जो वॉल्यूम होगी, बदलने के बाद जिस सॉलिड में आपने बदला है उसकी वॉल्यूम आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी, ये यहाँ कहा जा रहा है।
तो आप समझ चुके होंगे। तो आइए मैं इसे मिटा देता हूँ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। आप सभी ने समझ लिया कि सिलेंडर को अगर हमें अदर सॉलिड में रिकास्ट करते हैं यानी उसे बदलते हैं, तो बदलने से पहले वाला जो वॉल्यूम होगा, बदलने के बाद जो वॉल्यूम होगा वापस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आइए हम अगला देखते हैं, लिक्विड फिलिंग या एम्प्टिंग प्रॉब्लम। ऐसे आते हैं 2 भरने वाले या खाली करने वाले जो प्रश्न आते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें भी आपको वॉल्यूम फार्मूला ही इस्तेमाल करना है, आयतन का फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। तो एग्जामिनर कैसे आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर में आस्क मतलब प्रेक्षक आपसे पूछ सकता है हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड, कितनी पानी की आवश्यकता है या आवश्यक है, या हाउ मच लिक्विड रिमूव्ड, कितने द्रव निकाला गया। इस तरह क्वेश्चन में पूछेंगे तो उसमें भी आपको वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है, यानी आयतन के सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो किसी भी सॉलिड के अंदर आप कुछ भर रहे हैं या उसमें से कुछ खाली कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप उसके जितना वॉल्यूम है उसी में आप लिक्विड को फिल भी कर रहे हैं, या जितना वॉल्यूम था उतना ही आपने बाहर। इस तरह क्वेश्चन जब पूछेंगे तो वहां भी आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है वॉल्यूम का, कभी भी वहां सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल ना करें। तो आइए हम एक और देखते हैं प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, जो कि है हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, यानी एक पाइप की बात कर सकते हैं। खोखला बेलन देखें तो एक पाइप जैसा ही दिखेगा। हॉलो सिलेंडर का होता है कि इसके अंदर भी एक मटेरियल होता है, उसके बाहर बहुत सारा परत लगाकर उसके अंदर बहुत सारे, इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल लगाकर इसे मोटा बना दिया जाता है। आप देखोगे आपके थर्मल फ्लास्क में से कि जो अंदर से ऐसे ही होता है, अंदर से ऐसे, अंदर से कुछ सिलेंडर टाइप का होता है, उसके ऊपर कुछ परत लगाए होते हैं, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरे होते हैं, और फिर बाहर से बहुत ही मोटा होता है। तो हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, यही वाला चीज पार्ट हमें खाली निकालना है। तो हमें क्या निकालना होगा, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को निकाल लेना है, और उसमें से अंदर वाला जो वॉल्यूम होगा, यानी अंदर वाला पार्ट जो है, अंदर वाला जो सिलेंडर का पार्ट है उसे निकाल देंगे। तो क्या निकल जाएगा, इसमें मौजूद जो मटेरियल है वो निकल जाएगा, कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो जब 2 रेडी गिवन, 2 त्रिज्याएं दी हो, आउटर रेडियस कहां से कहां तक होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा बाहर वाला सर्किल के साथ, और इनर रेडियस कहां से कहां तक होगा, तो अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी यहाँ तक, समझ रहे हैं ना, ये वाला सर्किल की बात कर रहे हैं। यानी आउटर रेडियस कौन हो जाएगा, ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक सर्किल है, इसकी रेडियस हो जाएगी आउटर रेडियस सिलेंडर का। और इनर रेडियस कौन होगा, तो ये वाला जो सर्किल है इसके अंदर वाला जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है इसे इनर रेडियस कहेंगे। तो आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर से शो किया है, यानी यहाँ से यहाँ तक को कैपिटल आर बना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमने स्मॉल आर बना है। नीचे भी सेम वही है, बेस सेम है तो वही होगा, यानी बाहर जो सर्किल है उसके रेडियस को हमने क्या माना है, कैपिटल आर, और अंदर वाला जो सिलेंडर का रेडियस है उसको माना है स्मॉल आर, यानी यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। तो इसके अंदर हम पता करना चाहते हैं कि बाहर से अंदर जो सिलेंडर के बीच में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है कितना मटेरियल है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना हो तो बाहर वाला जो सिलेंडर है उसके टोटल वॉल्यूम को निकाल लेंगे, और उसमें से अंदर वाला जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को घटा लेंगे, तो क्या निकल जाता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल जाता है, यानी सामग्री का आयतन निकल जाता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब इस सिलेंडर का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसे पाई के साथ गुना कर देंगे, यानी पाई इंटू इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम, सिलेंडर का हाइट तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, अंदर में जो सिलेंडर मौजूद है और बाहर में जो सिलेंडर मौजूद है दोनों के लिए हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए पाई इंटू हाइट, यानी सिलेंडर का हाइट है उससे पाई में मल्टीप्लाई करके बाहर वाला जो सिलेंडर है उसके रेडियस को स्क्वायर करके, यानी उसका पावर 2 करके माइनस कर लेंगे अंदर वाले जो सिलेंडर है उसके रेडियस को, यानी रेडियस इंटू कैपिटल आर, यानी पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, यानी आर इंटू आर है, यानी 2 बार आर स्क्वायर है, यहाँ भी 2 बार आर है। तो ये अंदर बाहर वाला आउटर रेडियस दिया उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, और अंदर वाला जो रेडियस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके इसके हाइट और पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का आयतन निकल जाएगा। कैसा है आइए हम आपको बता देते हैं। तो आपको पता है बाहर वाला का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं बाहर वाला सिलेंडर का तो होगा पाई आर, तो आर होगा यहाँ, तो स्मॉल आर नहीं होगा, कैपिटल आर होगा, क्योंकि बाहर वाला हम निकाल रहे हैं तो बाहर वाला ही रेडियस इस्तेमाल होगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाला होगा तो अंदर वाला हम इस्तेमाल करेंगे, तो अंदर वाला क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। आपको पता है कि दोनों में पाई मौजूद है, दोनों में आर है, लेकिन ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, तो कॉमन उसी को लेते हैं जो सेम होता है। तो एच तो दोनों में है, तो 2 चीज दोनों में है, पाई और एच। तो पाई और एच को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो पाई से पाई कट गया और एच से एच कट गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ भी पाई से पाई कट गया और एच से कट गया। तो कॉमन लेने का मतलब कटाना ही होता है, डिवाइड करना होता है। तो पाई से पाई डिवाइड किया तो कट गया, और एच से एच भी कट गया, तो क्या बच गया, स्मॉल आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ फॉर्मूला होगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जब भी आपको हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन दे दे, खोखला बेलन का क्वेश्चन दे दे, तो उसमें इस तरह के मटेरियल अगर पूछे इसके अंदर कितने मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, इस मटेरियल को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। मैंने आप सभी को इस पार्ट 2 वीडियो में सिलेंडर का कंप्लीट कंसेप्ट दे दिया है, यानी पूरी तरह से कंप्लीट कंसेप्ट को समझा दिया है। बेलन के जो सिद्धांत होते हैं उसे पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। मुझे आशा है कि आप सबों को सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम सभी अगले पार्ट 3 वाले वीडियो में अगले बचे हुए 3D सॉलिड हैं उनके बारे में समझेंगे, यानी उनके कंप्लीट कंसेप्ट को देखेंगे, यानी बचे हुए जो 3D सॉलिड है जैसे कोन, हेमिस्फीयर, उनके कंप्लीट कंसेप्ट को देखेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग 3D सॉलिड ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही, हम सभी अगले वीडियो में बचे हुए 3D सॉलिड को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन ऑन स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके।
Don't forget to like, share and subscribe to Spreading Knowledge with SK for such interesting videos. Until then, stay curious, stay safe and keep exploring.